गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको टंगस्टन इलेक्ट्रोड के बारे में बताएंगे। टंगस्टन इलेक्ट्रोड क्या साइज का होता है, कैसा होता है, इसका नाम टंगस्टन इलेक्ट्रोड ही क्यों पड़ा, ये किस वेल्डिंग में यूज किया जाता है, इसके बारे में भी जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है। टंगस्टन एक मेटल है, उसी का इलेक्ट्रोड बनता है। ज़्यादातर ये सब आपको टिग वेल्डिंग में यूज किया जाता है। टिग वेल्डिंग का दूसरा नाम GTAW भी कहा जाता है। ठीक है, GTAW भी कहा जाता है। टंगस्टन इलेक्ट्रोड से जो भी वेल्डिंग किया जाता है वो बहुत ही सूक्ष्म और अच्छी वेल्डिंग होता है। The electrode material for GTAW made from a tungsten alloy, ये alloy का भी बना होता है। ठीक है। अब आपको हम बताएंगे कि टिग वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड जो होता है वो नॉन कंज्यूमेबल होता है। कहने का मतलब है वो इलेक्ट्रोड गलता नहीं है। वो जैसे हम लोग आर्क वेल्डिंग करते हैं उसमें इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, वो इलेक्ट्रोड हमारा कंज्यूमेबल होता है, वो इलेक्ट्रोड हमारा गलते ही जाता है। मगर इसमें जो इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं वो गलता नहीं है। वो दो मेटल को ज्वाइंट करता है जरूर, मगर इलेक्ट्रोड गलता नहीं है। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अलग से फीलर रॉड डालते हैं। ठीक है। अब ये हम लोग जानेंगे कि टंगस्टन इलेक्ट्रोड क्या क्या साइज का होता है, इसका व्यास क्या होता है। ठीक है। और इसकी गलनांक बिंदु ज़्यादा होती है या कम होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है। तो टिग वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड जो है नॉन फ्यूजिबल होता है और टंगस्टन में इसका जो गलनांक होता है वो अधिक होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है सबसे ज़्यादा होता है, जो धातु के लिए उपयोग होता है। ठीक है, उपभोग होता है। इसका जो व्यास होता है 1.0 mm, मार्केट में जो हमको उपलब्ध मिलता है 1.0 mm, 1.6 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm एवं 8 mm का इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। ठीक है। मगर इसमें हम एम्पियर कितना डालेंगे इसके बारे में भी जानकारी रखना हमें बहुत ज़रूरी है। तो 10 mm से लेकर के 800 mm तक हम इसमें एम्पियर रखते हैं। ठीक है। इसका जो करंट जो होता है, इलेक्ट्रोड जो करंट पॉइंट होता है इसका निगेटिव होता है। ज़्यादातर इसको हम निगेटिव पॉइंट में यूज करते हैं। AC और DC की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है। अब इलेक्ट्रोड के बारे में आप जानेंगे कि इलेक्ट्रोड आपका जो होता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, ये कितने प्रकार का होता है। तो इलेक्ट्रोड ये 4 प्रकार का मिलता है मार्केट में, जो है ये 4 प्रकार का आपका इलेक्ट्रोड उपलब्ध होता है। ठीक है। तो पहला होता है शुद्ध इलेक्ट्रोड, जिसको हम पूरे टंगस्टन कहते हैं। प्राय कम से कम 99.7% शुद्धता के टंगस्टन पाउडर के लिए द्वारा प्राप्त होता है। इसका गलनांक जो होता है 3580 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें से करंट की मात्रा ज़्यादा नहीं गुजारी जा सकती है, क्योंकि टंगस्टन इलेक्ट्रोड की मात्रा हम ज़्यादा गुजारेंगे तो फिर प्रॉब्लम हमारा हो जाएगा वेल्डिंग में। इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा नहीं गुजारते हैं इसके साथ। ठीक है।
इसको उस समय तक प्रयोग किया जाता है जब भारी धातु की वेल्डिंग की जानी हो तथा डीसी डीसी का प्रयोग किया जाता है। ये टंग पेनिट्रेशन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है टंगस्टन 1.2%, इसको थीरियम ऑक्साइड के साथ बनाया जाता है। इसमें शुद्ध टंगस्टन की अपेक्षा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इसमें क्या निकलते हैं? शुद्ध इलेक्ट्रोड के ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तथा यह करंट के साथ घनत्व को भी दर्शाता है। ये करंट के साथ जो होता है उसकी घनत्व को भी दर्शाते हुए जाता है। अब आपको हम इलेक्ट्रोड का कुछ आपको हम फिगर दिखा रहे हैं, ठीक है। ये स्थिर होते हैं तथा काफ़ी लंबे समय तक चल सकते हैं। ये इलेक्ट्रोड जो होता है लंबे समय तक भी यूज किया जाता है क्योंकि ये नॉन कंज्यूमेबल होता है, ये ज़्यादा गर्म भी नहीं होते हैं। ये इलेक्ट्रोड जो होता है टंगस्टन का वो ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट आपका है टंगस्टन 0.3% से लेकर 0.5% तक जब जिर्कोनियम के साथ ये इलेक्ट्रोड तैयार किया जाता है। ये सिर्फ एसी के साथ प्रयोग किए जाते हैं। इसके गुण पिछले दो प्रकार के बीच वाले जो हमने पीछे अभी बताया फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, उसके बीच वाले गुण होते हैं। इसमें हानियाँ टंगस्टन से कम होती है तथा थोरियम पेनिट्रेशन इलेक्ट्रोडों की अपेक्षा इन इलेक्ट्रोडों के साथ कम होगी। ये अस्थायी आर्क देने वाले होते हैं, ये जल्दी से गर्म नहीं होते, इनका खर्च ज़्यादा नहीं होता है। इलेक्ट्रोड है तो कुछ ना कुछ तो जब भी हम ज्वाइंट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो गलता तो नहीं है, मगर जब ज़्यादा हीट होता है तो हल्का फुल्का कुछ ना कुछ खपत हो जाता है, मगर वैसे ये कंज्यूमेबल नहीं है, ये ज्वाइंट में नहीं लगता है। और जब कोई भी मेटल को हम हीट करेंगे तो वो धीरे धीरे ऐसा प्रभाव करके खर्च होता ही है, मगर ज़्यादा समय तक ये चलता है, ठीक है। इसके साथ हम अलग से फिलर रड यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 4 नंबर, थोरियम संलग्न के साथ टंगस्टन की हड्डियों सहित संयुक्त टंगस्टन इलेक्ट्रोड बनाते हैं। यह है एक पतली थोरियम युक्त पट्टी प्राय शुद्ध टंगस्टन इलेक्ट्रोड की अक्ष के समानांतर जुड़ी होती है। ऐसे इलेक्ट्रोडों को प्रत्यावर्ती धारा, कहने का मतलब है एसी के साथ ऑटोमेटिक वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ये शुद्ध टंगस्टन इलेक्ट्रोड से दी गई आर्क स्थिरता को प्रायः सघन धारा की सहायता के लिए थोरियम इलेक्ट्रोड की क्षमता के साथ संयुक्त होता है। फिर भी क्योंकि इन्हें एक बिंदु पर नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए इन्हें दिष्ट धारा माने डीसी के साथ उपयोग नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट्रोड 150 mm लंबाई में सामान्यतः व्यापारिक रूप से मिलते हैं तथा फ्रांस के नियमानुसार भी कुछ इलेक्ट्रोड मिलते हैं जिसे हम कहते हैं नीला टिप शुद्ध टंगस्टन, दूसरा है लाल टिप जिसको हम कहते हैं टंगस्टन 2.2% थोरियम के साथ, तीसरा है सफ़ेद टिप थोरियम परिच्छेद के साथ संयोजक। अन्य देशों में भी कोड विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। इलेक्ट्रोड हर देश में बनता है, ऐसा नहीं है कि वेल्डिंग आपके इंडिया में ही होता है, पूरे वर्ल्ड में वेल्डिंग होता है। वेल्डिंग जो होता है एक जो है औद्योगिक क्षेत्र में इसको रीढ़ की हड्डी भी माना जाता है। नेक्स्ट आपको
डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग भी आपको दिखाया जा रहा है कि GTA W टॉर्च एंड इट्स टाइप्स में किस प्रकार का आपका टॉर्च प्रयोग होता है, कैसा आपको इसमें किस किस चीज़ की यूज किया जाता है, इस टॉर्च के बारे में भी आपको जानकारी रखना अति आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये हम जानेंगे कि 1 mm का जो इलेक्ट्रोड होता है उसमें हमारा कम से कम एम्पियर और ज़्यादा से ज़्यादा एम्पियर कितना होना चाहिए। 1 mm का जो इलेक्ट्रोड है वो 5 एम्पियर से लेकर के 50 एम्पियर तक उसमें देते हैं प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम करंट कहते हैं, वो कितना देते हैं 1 mm में 5 से लेकर के 50 एम्पियर तक। 1.6 mm का अगर इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं तो 40 से 80 एम्पियर तक उसमें देते हैं करंट। ठीक है। ये शंकु टंगस्टन का हम बता रहे हैं आपको, जिसको हम पूरे टंगस्टन कहते हैं। ठीक है। दूसरा 2 पॉइंट का इलेक्ट्रोड अगर है तो उसमें 60 से 110 एम्पियर हम देते हैं, और अगर 3 mm का इलेक्ट्रोड है तो 90 से 180 mm तक 90 से 180 एम्पियर तक हम करंट देते हैं, और 4 mm का है तो 160 से लेकर के 240 एम्पियर तक हम देते हैं। 5 mm का है तो 200 से लेकर के 340 एम्पियर तक हम करंट प्रवाहित उसमें करते हैं। 6 mm का है तो 300 से लेकर के 450 एम्पियर तक देते हैं। 7 mm का है तो 400 से लेकर के 600 एम्पियर तक करंट देते हैं। 8 mm का है तो 550 से लेकर के 750 एम्पियर तक देते हैं। अगर वही थोरियम युक्त टंगस्टन है तो उसमें हम 1 mm का इलेक्ट्रोड में 8 से 70 एम्पियर तक देते हैं। अगर 1.6 mm का इलेक्ट्रोड है तो 50 से लेकर के 100 mm तक 100 एम्पियर तक देते हैं, और 2 mm का इलेक्ट्रोड है तो 60 से 180 एम्पियर तक देते हैं। 3 mm का इलेक्ट्रोड है तो हम देते हैं आपको 150 से लेकर के 270 एम्पियर तक। 400 mm का अगर इलेक्ट्रोड है तो 220 से लेकर के 320 एम्पियर तक देते हैं। 5 mm का अगर इलेक्ट्रोड है तो 300 से लेके 400 एम्पियर तक देते हैं। अगर 6 mm का इलेक्ट्रोड आप प्रयोग करते हैं तो 350 से लेकर के 550 एम्पियर तक देते हैं। अगर 7 mm का इलेक्ट्रोड है तो 500 से लेकर के 700 एम्पियर तक देते हैं। अगर 8 mm का इलेक्ट्रोड है तो हम 650 से लेकर के 800 एम्पियर तक देते हैं। ठीक है। अब ये तो आपका आ गया जो प्रत्यावर्ती धारा था, मगर दिष्ट धारा में भी इसका देखना है कि इलेक्ट्रोड जो ऋणात्मक ढंग से चलती है, ऋणात्मक जो किया जाता है, जो डीसी वेल्डिंग में यूज किया जाता है, उसमें हम कितना से कितना देते हैं एम्पियर। ठीक है। तो 1 mm का अगर इलेक्ट्रोड है तो शुद्ध टंगस्टन में हम 10 से 70 एम्पियर तक देंगे। अगर 1.6 है तो 50 से 100 एम्पियर तक देंगे। अगर 2 mm का इलेक्ट्रोड है तो 90 से 160 एम्पियर तक देंगे, और 3 mm का इलेक्ट्रोड है तो 140 से 260 एम्पियर तक देंगे। अगर 4 mm का इलेक्ट्रोड है हमारा तो हम 220 से लेकर के 380 एम्पियर तक देंगे। अगर 5 mm का इलेक्ट्रोड है तो 350 से लेकर के 550 एम्पियर तक देंगे, और 7 mm का इलेक्ट्रोड है तो 500 से लेकर 700 एम्पियर तक देंगे। वही थोरियम युक्त टंगस्टन में आपको देंगे 1 mm का इलेक्ट्रोड में 10 mm से 80 एम्पियर तक, 10 से 80 एम्पियर तक। 1.6 mm का इलेक्ट्रोड है तो 50 से 120 एम्पियर तक। 2 mm का इलेक्ट्रोड है तो 90 से 190 एम्पियर तक। 3 mm का अगर इलेक्ट्रोड है तो 170 से 300 एम्पियर तक देंगे। और 4 mm का इलेक्ट्रोड है तो 260 से 450 एम्पियर तक देंगे। अगर 5 mm का इलेक्ट्रोड है तो हमारा 400 से लेकर के 650 एम्पियर तक धारा हम प्रवाहित करते हैं। अगर हमारा 6 mm का इलेक्ट्रोड है तो 600 से 800 एम्पियर तक हम धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है। अब आप आ गया आपका इलेक्ट्रोड कंडीशन। इलेक्ट्रोड की स्थिति क्या होती है? टिग वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कंडीशन
पोजीशन भी कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है। टिग वेल्डिंग प्रोसेस एंड इक्विपमेंट, इसमें टिग वेल्डिंग हम यूज करते हैं तो इसका प्रोसेस के लिए इसको हमें इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ती है, जो इक्विपमेंट जिसको हम टॉर्च कहते हैं, नोजल भी कहते हैं और टॉर्च भी इसको कहते हैं। जैसे आपको अभी डिजिटल क्लासेस में आपको दिखाया जा रहा है फिगर से कि ये आपका नोजल हो गया, टिग वेल्डिंग का ये नोजल हो गया, जिसको हम GTAW भी कहते हैं, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग भी कहते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग, यह वेल्डिंग का डायरेक्शन है कि किस प्रकार का आपको वेल्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे है आपका करंट कंडक्टर, ठीक है। उसके बाद है शील्डिंग गैस इन, माने जो गैस हम यूज करते हैं वो आर्गन और हीलियम या दोनों का मिश्रण हम यूज करते हैं, उसी को हम शील्डिंग गैस यहाँ से इन कर रहे हैं। सिलेंडर के द्वारा हम और हॉल पाइप के द्वारा हम इस गैस को यहाँ से इन कर रहे हैं। क्यों इन करते हैं, गैस क्यों देते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी रखना अति आवश्यक है। गैस हम लोग इसलिए देते हैं कि बाहरी जो प्रदूषण होती है उसकी आबोहवा को ढक करके रखे, माने बाहर का जो भी ऑक्सीजन वगैरह से जो नमी पैदा होता है वो वेल्डिंग में नमी न पैदा हो, ताकि हमको वेल्डिंग करने में तो बहुत प्रकार की दोष भी उत्पन्न हो जाती है, जैसे डिस्टॉर्शन हो सकता है, ब्लू होल हो सकता है, क्रैक्स हो सकता है, वो सब दोष उत्पन्न ना हो, इसके लिए हम शील्डिंग गैस का इसमें प्रयोग करते हैं, जो चारों साइड से कवर करके रहता है। और ये आपका जो इलेक्ट्रोड है ये नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड है, इसी इलेक्ट्रोड के नाम पर इस वेल्डिंग का नाम बना टिग वेल्डिंग। ठीक है, ये आपका गैस सिलेंडर हो गया। यहाँ आपका आर्क बन रहा है, जो हम करंट यहाँ से दे रहे हैं वो स्पार्क करके आर्क बनता है। इसकी दूरी, सही करंट की दूरी 2 mm से लेकर के 3 mm तक होनी चाहिए, इसलिए मेटल से, बेस मेटल से इलेक्ट्रोड की दूरी 2 से 3 ही होनी चाहिए। उससे ज़्यादा अगर होगा तो हमारा आर्क, अगर ज़्यादा होगा तो आर्क टूटेगा, और नज़दीक होगा तो आर्क हमारा चिपक जाएगा, इसीलिए हम 2 से 3 mm की दूरी पे रखते हैं। और ये अलग से हम फिलर मेटल यूज करते हैं। ठीक है, अब आपको दिखा रहे हैं कि वाटर कूलेंट GTAW टॉर्च किस प्रकार का होता है, इसमें क्या क्या चीज लगा हुआ है, वाटर क्यों दिया जाता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी रखना होगा। ये आपका हो गया टंगस्टन इलेक्ट्रोड, यहाँ कूलेंट यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोड ज़्यादा हीट होने से वो क्या होगा कि धातु में चिपक जाएगा, इसलिए हमारा वेल्डिंग नहीं हो पाएगा। तो हम उसमें कूलेंट चलाते रहते हैं कि वो सर्कुलेट होते रहे, कि हमारे इलेक्ट्रोड को ठंडा करते हुए रहे। अगर ज़्यादा ये हीट हो जाएगा तो वो चिपकने का ज़्यादा चांस होता है। यहाँ ये आपका है कूलेंट होल्डर है और ये कूलेंट नट है। ठीक है, ये आपका टॉर्च कैप है। उसके बाद ये आपका नोजल हो गया, यहाँ से आपका सिलेंडर गैस आउटलेट होता है और ये आपका कूलिंग वाटर इनलेट होता है, यहाँ से आपका कूलिंग वाटर इनलेट होता है। और ये हैंडल हो गया आपका, ये वाटर डिस्चार्ज हौज है और ये कूलिंग वाटर आउटपुट इनलेट है। ये आपका पावर केबल है, ये आपका शील्डिंग गैस इनलेट है। ये आपका सब टिग वेल्डिंग करने की प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका फिलर मेटल सिलेक्शन फॉर द वेल्डिंग स्टेनलेस स्टील के लिए है। ये आपका जो फिलर मेटल है ये सिलेक्शन किया गया है, किसके लिए है, तो स्टेनलेस स्टील के लिए है। AISI टाइप्स नंबर है 301, मैं 301 नंबर के लिए है आपका 0.15 मैक्सिमम है, और इसमें MN में है
2.00, सिलोन में है 1.00, CR में प्रतिशत है 16.00 से लेकर के 18.00 तक। ठीक है। आपको अगर इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा कि टिग वेल्डिंग करने में कोई प्रॉब्लम हो, ये AC और DC दोनों प्रकार से वेल्डिंग आप कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। गैस फ्लो मीटर होता है, इसमें कुछ टिग वेल्डिंग का इक्विपमेंट होता है, इसके बारे में भी आप जान लेंगे। AC या DC आर्क वेल्डिंग मशीन होता है इसके लिए वेल्डिंग करने के लिए। दूसरा होता है आपका शील्डिंग गैस वाल्व होता है। तीसरा होता है गैस फ्लो मीटर होता है। चौथा होता है शील्डिंग गैस हॉज होता है। पांचवा होता है वेल्डिंग टॉर्च होता है। छठा होता है टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है। सातवां वेल्डिंग रॉड होता है। आठवां ऐच्छिक उपसाधन होता है। आठवां होता है कुंजी, जिसको की भी बोलते हैं। 10वां होता है आपका नौवां कुंजी होता है। 10वां होता है आर्क समय नियंत्रक। ठीक है, आर्क टर्न्स कंडीशन, इसके ये भी होता है, क्योंकि ये सभी इक्विपमेंट मिल करके ही हम टिग वेल्डिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड, फिलर मेटल, उसके साथ साथ हमको इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ती है। बिना इक्विपमेंट का हम वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं। आपको जैसे पार्ट्स ऑफ वाटर कूलेट टॉर्च में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो थोरियम युक्त या जिरकोनियम टंगस्टन इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं। सिमेरिक शील्डिंग नोजल यूज करते हैं। कॉलेक्ट होल्डर यूज करते हैं। इलेक्ट्रोड कैप यूज करते हैं। बॉडी असेंबली यूज करते हैं। हॉज समुद्र उपकरण भी यूज करते हैं। जल हॉज असेंबली यूज करते हैं। एडाप्टर यूज करते हैं। कुंजी परिवर्तक यूज करते हैं। कुंजी धारक आसन यूज करते हैं। विद्युत रधित स्लीव भी यूज करते हैं। जीरो रिंग भी यूज करते हैं। कॉलेक्ट भी यूज करते हैं। शीत आस्कन, जिसको शिफ्ट कहते हैं, वो भी यूज करते हैं। आर्गन हॉज असेंबली भी यूज करते हैं। पावर केबल असेंबली यूज करते हैं। एडाप्टर आर्गन गैस हॉज पाइप भी यूज करते हैं। स्विच यूज करते हैं। केबल 2 कोर का यूज करते हैं और प्लग भी इसमें यूज करते हैं। ये सब यूज करने के बाद ही हम टंगस्टन वेल्डिंग कर सकते हैं। ये सारे चीज़ों के बारे में आपको हमने जानकारी दे दिया। ठीक है, ये सब चीज़ टिग वेल्डिंग जो एक है एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसको वेल्डिंग करना बहुत ही आसान है। ये कोई वास्ट नहीं है, ये वेल्डिंग करना बहुत आसान है। सिर्फ इसके बारे में आपको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है कि ये किस प्रकार का वेल्डिंग होता है, इसमें इलेक्ट्रोड कैसा होता है, इसका वेल्डिंग मशीन कैसा होता है, शील्डिंग गैस क्यों देते हैं, ये सब जानकारी आपको रखना है, जो अभी आपको हमने जानकारी दे दिया है। ठीक है। कुछ और आपको बता देते हैं कि स्टेनलेस स्टील और फिलेट लैप ज्वाइंट किस प्रकार से और कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी आप जानकारी रख लेंगे कि लैप जोड़ तथा फिलेट जोड़। लैप जोड़ होता है जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के वेल्डिंग किया जाता है, उसे हम लैप ज्वाइंट कहते हैं। और फिलेट ज्वाइंट कहते हैं एक दूसरे प्लेट को आमने सामने रख करके वेल्डिंग किया जाता है, उसे हम फिलेट ज्वाइंट कहते हैं। वैसे उसे हम बट ज्वाइंट भी कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि बट ज्वाइंट भी नाम है उसका। और ये ज्वाइंट में आप कई प्रकार का जैसे सिंगल जे, डबल जे, ये सब भी आप बना सकते हैं। सिंगल भी बना सकते हैं। ये सब इसलिए बनाया जाता है क्योंकि अगर मोटे प्लेट को वेल्डिंग करना है तो हमको बनाना पड़ता है, मगर टिग वेल्डिंग में आपको ऐसा कुछ नहीं है, ये आसानी से आपको वेल्डिंग कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा करके भी ज्वाइंट बना सकते हैं। ठीक है।
अब इसमें आपको पोलैरिटी भी आता है। आर्क वेल्डिंग में वेल्डिंग सर्किट में करंट के बहने की जो दिशा होती है उसे पोलैरिटी कहते हैं। पोलैरिटी का चुनाव केवल डीसी वेल्डिंग में किया जाता है। यह इलेक्ट्रोड और जॉब में पोजीशन या निगेटिव होने का संकेत बताती है। जैसे पारंपरिक के अनुसार डीसी करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर चलता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी के अनुसार यह निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलता है। पृष्ठ धारा शक्ति स्रोत, जिसको डीसी पावर सोर्स या डायरेक्ट करंट डीसी शक्ति का स्रोत होता है, तो दो प्रकार के इलेक्ट्रोड कनेक्शन संभव है। डीसी पावर स्रोत में इलेक्ट्रोड को निगेटिव कनेक्शन की अधिक वरीयता दी जाती है, क्योंकि इसमें पेनिट्रेशन अधिक होता है। इसका मोटी प्लेटों की वेल्डिंग के लिए किया जाता है। ठीक है। दूसरी प्रकार में डीसी पावर स्रोत में इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव कनेक्शन दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें पेनिट्रेशन कमजोर रहता है और वेल्डिंग टॉर्च अधिक गर्म रहता है। इसका प्रयोग पतली जॉब के लिए नॉन फेरस धातु की वेल्डिंग के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से टिग वेल्डिंग डीसीईपी का प्रयोग प्रायः एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम के अतिरिक्त नहीं किया जा सकता है और इन धातुओं की सतह पर पतली टंग ऑक्साइड की लेयर हमेशा उपस्थित रहती है, जिसे किसी क्लिनिक विधि से हटाया जाता है, लेकिन इसे जैसे ही हटाया जाता है यह दोबारा बहुत जल्दी बन जाता है। वेल्डिंग के दौरान इससे परत के कारण ऑक्साइड इंसुलेशन का फ्यूजन की कमी जैसे दोष पड़ते हैं। ये सब दोष आपको पोलैरिटी में मिलते रहता है। ठीक है। अब एसी से अगर आप वेल्डिंग करते हैं तो पावर स्रोत में पोलैरिटी प्रत्यावर्ती होती है। इलेक्ट्रॉन पोलैरिटी आयतचक्र में बनी होती है, जिससे ऑक्साइड साफ हो जाती है। अतः एल्युमिनियम और मैग्नीशियम और इसके एलॉय की वेल्डिंग के लिए एसी की वरीयता दी जाती है। ठीक है। इसे ACHF कहते हैं। अब आप जानेंगे कि इलेक्ट्रोड का साइज, करंट और न्यूनतम और अधिकतम। इलेक्ट्रोड मान लीजिए 1.2 mm का आप लेते हैं तो इसका करंट न्यूनतम एम्पियर में होगा 8 और अधिकतम होगा 25। अगर 1.6 का लेते हैं तो इसका करंट होगा 20 न्यूनतम में और अधिकतम में होगा 70। 2.5 का अगर इलेक्ट्रोड आप लेते हैं तो इसमें आपका करंट का न्यूनतम होगा 40 और अधिकतम होगा 120। अगर 3.15 का इलेक्ट्रोड आप लेते हैं तो इसमें करंट का होगा 40 और अधिकतम होगा न्यूनतम था 40, तो इलेक्ट्रोड का साइज 3.15 है तो इसका करंट न्यूनतम में होगा 80 और अधिकतम में होगा 200। अगर इलेक्ट्रोड का साइज 4 mm है तो इसमें करंट का न्यूनतम होगा एम्पियर 100 और अधिकतम होगा 300। ठीक है। इस प्रकार से आपका कार्य करते हुए रहता है। नेक्स्ट आपका अगर इलेक्ट्रोड का साइज 1.6 है तो अधिकतम इसका करंट होगा 50। अगर 2.5 है तो 80 एम्पियर होगा। अगर 3.15 है तो 120 एम्पियर होगा। 4 mm है अगर तो 160 एम्पियर। अगर 500 mm है तो 200 एम्पियर। अगर 5.6 इलेक्ट्रोड का साइज है तो 240 mm। अगर 6.3 एम्पियर है तो 320 एम्पियर। अगर 8 mm है तो 450 mm है। ठीक है। इस प्रकार से आपका ये सारा इलेक्ट्रोड का साइज उपलब्ध है मार्केट में। आप किसी भी साइज को मेटल के अनुसार सिलेक्शन करके उसको आप वेल्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप वेल्डिंग करने जाते हैं तो इलेक्ट्रोड का हम सिलेक्शन मेटल के अनुसार ही करते हैं। उसी के अनुसार हम करंट भी देते हैं, उसी के अनुसार हम गैस को भी प्रवाह करते हैं, क्योंकि ज़्यादा गैस खपत करने से कोई फ़ायदा नहीं, हमारा खर्च ज़्यादा होगा, कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ेगा। इसलिए हम उतना ही गैस को खपत करेंगे जितना हमारा वो ऑक्सीडेशन से बचा सकता है, मतलब बाहरी हवा से वो बचा सकता है। ठीक है। ओके, फिर हम नए चैप्टर में
आपको 13 तारीख को 13/5/2020 को आपको हम बताएंगे GTAW में टिग वेल्डिंग एज प्रिपरेशन के बारे में कि एज प्रिपरेशन माने किनारे की तैयारी हम किस प्रकार करते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट डे में बताएंगे, जो आपको 13/5/2020 को बताएंगे। एक वीडियो इस पर भी आपको YouTube पे बना करके डाल दिया जाएगा, उसे आप बराबर देखते रहें ताकि आपका ऑनलाइन क्लासेस चलता रहे कि आपको पढ़ने में कोई असुविधा ना हो। ठीक है, ये सरकार द्वारा कराई गई है कि आपकी पढ़ाई जारी रहे। ओके।